हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 9 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें एक पाठ 10 को पढ़ा जा रहा था, जो कि चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो अभी नहीं पढ़ा तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ बेस्ट नोट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आपको कोई नोट सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला क्वेश्चन होगा, द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हम द्रव्यमान और भार को अलग अलग पढ़ चुके हैं। ठीक है, द्रव्यमान टॉपिक हमने अलग पढ़ा था और भार टॉपिक अलग पढ़ा था। आज हम देखेंगे इनमें अंतर क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार हम लोग द्रव्यमान और भार को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा, बस याद रखिएगा, कुल द्रव्य की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान क्या होता है, तो कहना वस्तु में निहित कुल द्रव्यमान की मात्रा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुल द्रव्यमान की मात्रा को, कुल द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। और तो फिर वही पूछे भार क्या होता है, तो भार देखिए बहुत आसान सा है, इसको समझाया भी जा चुका है। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, क्या है, कोई वस्तु है, तो इसको क्या करा, और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये इस पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है हमारी, ये इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। तो खींचने के लिए क्या लगाती है, एक बल लगाती है। क्या लगाती है, बल लगाती है। तो यानी हमारी पृथ्वी वस्तु को जिस बल से खींचती है, उस बल को ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो याद रखना, भार क्या है, भार एक प्रकार का बल है। तो कोई पूछे कैसा बल है, कहना वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। भार क्या है, भार एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। मतलब जितनी ताकत लगा के, जितना बल लगा के अपनी एक केंद्र की ओर खींचेगी, वही उसका भार होगा। ये बात सही है। तो भार क्या है, जितने बल से पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी वो उसका भार है, और वस्तु में कुल द्रव्य की मात्रा जितनी होगी वो उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हम लोग पहला पॉइंट समझ में आया, दोनों की परिभाषा समझ में आई होगी। तो अब देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम उसके वस्तु के जड़त्व से करते हैं। तो यहाँ देखिए, द्रव्यमान की माप जो किससे करते हैं, उसके जड़त्व से। किससे, जड़त्व से। यहाँ एक बात समझिएगा कि जिसका जड़त्व ज़्यादा होगा उसका ही वो द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जड़त्व जो समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के। अगर जड़त्व ज़्यादा है, यानी जड़त्व का मान बढ़ रहा है, तो उसके द्रव्यमान का भी मान बढ़ेगा। और लेकिन भार निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या, W बराबर M गुणे में G। तो यहाँ समझिएगा, जो भार होता है वो किस पे निर्भर करता है, G के मान पे। अगर G का मान ज़्यादा है तो भार का मान भी ज़्यादा होगा। जैसे G का मान बढ़ रहा है तो भार भी अधिक होगा, लेकिन वहीं अगर G का मान कम हो जा रहा है तो भार का मान भी कम हो जाएगा। ये एरो इसलिए बनाए जाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कोई चीज़ घट रही है। तो हम कहें अगर G का मान घट रहा है तो उसका देखिए भार भी घटेगा, और G का मान अगर बढ़ रहा है तो उसका भार भी बढ़ेगा। अगला देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान
सूत्र समान रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप दुनिया में या अंतरिक्ष में या कहीं पर भी किसी भी ग्रह पे हो, द्रव्यमान जो है हमेशा समान रहेगा, लेकिन वस्तु का भार जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या द्रव्यमान सभी जगहों पर समान रहेगा, लेकिन जो भार है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापा जा सकता है। इसको कैसे नापते हैं, कमानीदार तुला द्वारा नापते हैं। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान के केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती, तो इसलिए ये क्या है, एक अदिश राशि है। लेकिन भार तो एक बल है और बल में दिशा होती है। ठीक है, बल में दिशा होती है, तो इस वजह से ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब ये देखिए कहीं भी जाएं इसका मान क्या होता है, द्रव्यमान का मान समान होता है, क्योंकि ये जी पर निर्भर नहीं करता। तो अगर जी शून्य हो या कितना भी हो, उसका परिमाण नहीं बदलेगा, हर जगह समान रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए जो अभी पढ़ा था ना कि भार का मान किस पर निर्भर करता है, जी पर। तो अगर जी शून्य हो गया तो उसका भार भी शून्य हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर थे जो हम लोगों ने देखे। आइए अब एक बढ़िया टॉपिक पढ़ते हैं, जी को प्रभावित करने वाले कारक, यानी गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। क्या है, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। तो अगर इस तरीके की हम पृथ्वी को समझें तो ये देखिए यहाँ इसका केंद्र है और इन जगहों को हमको क्या कहते हैं, ध्रुव। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव, और ये रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा। तो वही कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है। जैसे यहाँ पे जो त्रिज्या है, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, यानी इधर की ओर आएंगे, आप देख रहे हैं इस जगह पे त्रिज्या का मान इस जगह की तुलना में अधिक है। तो एक सूत्र होता है, देखिए आपको वो सूत्र बता रहे हैं जिससे हम लोग त्रिज्या की गणना करेंगे। जी बराबर होता है GME/RE का स्क्वायर। ठीक है, ये ई लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा भी दें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ देखिए जहाँ पर त्रिज्या अधिक होगी वहाँ जी का मान कम होगा। अब देखिए ध्रुवों पे त्रिज्या का मान कम होता है तो जी का मान अधिक होगा, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान अधिक होता है, इसलिए वहाँ कम होगा। तो अधिकांश गणनाओं के लिए जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर वस्तुओं के लिए जी के कारण त्वरण समीकरण GM/D², ये R भी ले सकते हैं, यहाँ D भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी है। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। कोई पूछे अधिकतम कहाँ होगा तो हम कहेंगे ध्रुवों पर। अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुवों पर। और कम कहाँ होगा तो हम कहेंगे भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रखेंगे। यानी जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे इसका मान घटता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज आपको नया सीखने को मिलेगा। प्रणोद क्या है, प्रणोद क्या होता है। तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। देखिए किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे आपने एक पिन ली, ठीक है, पिन। अब आप इस पिन को किसी दीवार में, ये रही दीवार और ये रही पिन,
इस पिन को आप दीवार में लगाने के लिए जब दबाते हैं तो देखिए आप बल लगाते हैं किस दिशा में, ऐसे ही तो लगाते हैं। और ये क्या है, दीवार है। तो बल लगने वाले बल और दीवार के बीच का कोण कितना है, 90 अंश। तो अगर किसी वस्तु की, ये वस्तु की सतह हो गई और बल किस दिशा, ये हो गई, उनके बीच लगने वाला बल का मान कितना, वो कोण कितना है, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे उस बल को क्या कह देंगे, प्रणोद कह देंगे। ठीक है, इस फिर से समझिए, अगर किसी वस्तु की सतह के लंबवत कोई बल लग रहा है तो उस बल का नाम बदल के क्या हो जाएगा, प्रणोद हो जाएगा। तो यही समझिए, जैसे ये हमारी दीवार है, इस पे हम कोई कील लगा रहे हैं, तो कील मतलब कील की दिशा में बल लग रहा है और ये उसकी सतह हो गई। तो बल लगने की दिशा और सतह के बीच का कोण अगर 90 अंश हो जाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, उस बल का नाम क्या कर देते हैं, प्रणोद कर देते हैं। तो यानी किसी वस्तु की सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। दोनों चीज़ों में है। अब यहीं पे आपको दाब समझाएंगे, देखिएगा दाब और प्रणोद में क्या अंतर होता है। अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही दाब कहा जाता है। यहाँ पर ये परिभाषा भी लिखने को देखने को मिलती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, ये परिभाषा भी देखने को मिलती है। तो इन दोनों में बेसिक अंतर समझिए। जैसे ये हमारी सतह हो गई, हमने दो जगह ले ली, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, कील लगा रहे हैं। तो कील लगाने के लिए यहाँ पे दाब लगा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं बल लगा रहे हैं। तो अगर इस बल की दिशा और सतह की दिशा के बीच के अगर कोण की बात कर रहे हैं और वो कोण 90 अंश हो जाता तो इसका नाम हम कहेंगे प्रणोद है। ठीक है, और यही समझिए, अगर हम कह रहे हैं वही कील ठोक रहे हैं यहाँ से, उस पर बल लगा रहे हैं, और हम बात करें कितनी जगह पर, यानी हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो फिर हम देखते हैं ना कि अगर क्षेत्रफल की बात करी जा रही तब इस बल का नाम क्या कर दिया जाता है, दाब। दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और सतह के लंबवत बल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। दोनों को समझिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। और सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, प्रणोद कहा जाता है। उम्मीद करते होंगे आपको प्रणोद और दाब में अंतर समझ आया होगा। तो आइए अब इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, तो जो दाब होता है हमारा, देखिए वो किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम दाब का सूत्र देखें तो दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। अब एक चीज़ और समझने की वाली है यहाँ पे, जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान घटेगा, और अगर क्षेत्रफल का मान कम होगा तो दाब का मान बढ़ जाएगा। अब यही समझिए, जैसे गुब्बारे में अगर हम एक मुट्ठी जैसे बंद करके मुट्ठी से दबाएं और दूसरा सिर्फ एक पिन दबाएं तो पिन का क्षेत्रफल कम होता है। तो पिन का क्षेत्रफल कम होने से उसमें दाब क्या, देखिए क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसलिए गुब्बारा मुट्ठी की अपेक्षा पिन से जल्दी फूट जाएगा। तो दाब का सूत्र क्या रहेगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये चीज़ है। आइए इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए दाब का, यहाँ से देखिए, बल या फिर प्रणोद का मात्रक न्यूटन, छद व क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है। अतः दाब का मात्रक क्या होगा, एक तो याद रखिए दाब का मात्रक पास्कल होता है।
ठीक है। और एक ये भी लगा सकते हैं, हमने पढ़ा बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बल का एक ये भी मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। दूसरा ये मात्रक भी इम्पॉर्टेंट है, क्या, पास्कल। ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे ब्लाज पास्कल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। अब दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? एक तो बल है, अभी हमने पढ़ा था दाब P बराबर क्या होता है, बल, बल को लिखते हैं F से और क्षेत्रफल को लिखते हैं A से, बल बटे क्षेत्रफल। तो यानी एक तो बल हो गया और दूसरा क्षेत्रफल। तो दाब को प्रभावित करने वाले क्या कौन से कारक हैं? एक तो बल है और दूसरा क्या है, क्षेत्रफल है। दाब के मात्रक कोई पूछे तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और दूसरा पास्कल। ठीक है। दाब को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, इसका मात्रक हो गया और इसकी परिभाषा। तो ये कॉन्सेप्ट था दाब का। अब देखिए तरल क्या होते हैं। तरल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। तो देखिए सभी द्रव और गैसें तरल कहलाती हैं। तरल जो होते हैं, तरल में बहने का गुण होता है। तो जितने भी द्रव हैं और गैसें हैं वो सब क्या कहलाएंगी? तरल कहलाएंगी। ये सभी दिशाओं में दाब लगाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये इम्पॉर्टेंट है कि जो तरल पदार्थ होंगे यानी जिनमें बहने का गुण होगा उसको वो सभी दिशाओं में दाब लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये देखिए बढ़िया टॉपिक है, उत्प्लावन क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती, तरल को हम द्रव मान के चलेंगे, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार, जैसे देखिए ये एक बॉक्स रखा हुआ है, अब इसके अंदर कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, ये इसके अंदर कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब ये एक बॉक्स रखा है यानी कोई वस्तु रखी है। जब इस वस्तु को इसके अंदर रखा जाएगा तो नीचे की तरफ ये एक बल लगाएगी। वो बल कौन सा होगा? इसका भार होगा। ये बात समझिएगा। जब कोई वस्तु किसी तरल या द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार, भार भी अभी पढ़ा था ना, एक बल है जो किसके कारण होता है? गुरुत्वीय बल के कारण होता है। वो वस्तु को नीचे की ओर लाने का प्रयास करता है, यानी वस्तु का भार वस्तु को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन उसी समय इसमें जो तरल भरा हुआ है वो एक बल लगाता है जो उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करता है। तरल उस पर एक बल लगाता है, कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ बल लगाता है। क्या कहा? जब कोई वस्तु को किसी द्रव में डाले तो उसका भार जो कि एक बल है वो कहाँ? नीचे की तरफ कार्य करता है, और तरल उस वस्तु पर एक बल लगाता है जो कहाँ करता है? ऊपर की तरफ कार्य करता है। तो उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की तरफ कार्य करता है। तो यानी हम कहें तरल द्वारा वस्तु पर लगाया गया ऊपर की ओर बल, तरल किधर लगाएगा? ऊपर की ओर बल लगाएगा, उस बल को ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बल जो ऊपर की तरफ लगेगा ये कितना शक्तिशाली होगा, ये उस तरल के घनत्व पर निर्भर करेगा। अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो यहाँ से बल भी ऊपर की तरफ ज़्यादा लगेगा, और घनत्व अगर कम होगा तो उसका बल भी कम लगेगा। ठीक है। अब देखिए जैसे वस्तु पर लगने वाले, अब यहाँ इंपॉर्टेंट कंडीशन समझाई जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अब देखिए जब वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल या फिर हम कहें भार, जो वस्तु का भार है वो बड़ा हो जाएगा, किससे? उत्प्लावन बल से। ध्यान से समझिए। आप बताइए भार कहाँ कार्य कर रहा था? नीचे की तरफ, और उत्प्लावन बल कहाँ लग रहा था? ऊपर की तरफ। हम देख क्या रहे हैं कि भार ज़्यादा यानी नीचे की तरफ वाला लगने वाला बल ज़्यादा है। तो आप बताइए किसकी जीत होगी?
भार की, और भार कहाँ वस्तु को ला रहा है, नीचे की तरफ, यानी वस्तु जो होगी वो डूब जाएगी। बात समझें, भार अगर अधिक है और उत्प्लावन बल का मान कम है तो यानी वस्तु नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आएगी तो वस्तु डूब जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखिए, तो अब यहाँ से दूसरी कंडीशन देखिए इसकी क्या है। अगर हम कहें, अगली केस में देखते हैं कि अगर भार का मान कम हो जाए और उत्प्लावन बल का मान अधिक हो जाए, यानी भार जो है वो तो नीचे ही लगेगा और उत्प्लावन बल ऊपर लगेगा। लेकिन इस बार क्या देखिए, भार का मान क्या है, कम है। अब की अधिक कौन है, उत्प्लावन बल, यानी उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, वस्तु को ऊपर की ओर धकेल देगा। धकेल देगा तो हम क्या कहेंगे, वस्तु तैरेगी, यानी इस अवस्था में वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट है, कोई पूछे तैरने के लिए शर्त क्या है, तो हम कहेंगे उसके उत्प्लावन बल का मान उसके भार से ज़्यादा होना चाहिए। सही। और अगर भार का मान ज़्यादा है तो फिर वस्तु डूब जाएगी। अब यही कारण है कि लोहे की कील तो डूब जाती है, लेकिन पानी से बने जहाज, पानी के जो जहाज हैं वो सतह पर तैरते रहते हैं। इसी सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह या फिर अंशतः यानी थोड़ा सा डुबोया जाता है तो वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो देखिए भार तो इसका कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, लेकिन ये जो पानी इसमें भरा है ये कहाँ की तरफ लगेगा, बल लगाएगा, ऊपर की तरफ। अभी पढ़ा था इस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, यही तो कहते थे। तो वस्तु क्या करती है, उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यही इंपॉर्टेंट है। ये बल कितना लगेगा, जितना कि वस्तु अपने आस पड़ोस से पानी को हटा देगी, उस पानी के भार के बराबर ही ये बल लगाएगा। ठीक है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या हैं, इसका उपयोग अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है, जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, कि जो जहाज का डिजाइन कैसा रखा जाए कि वो ना डूबे। ठीक है। तो एक उपयोग है ये है और एक ये है। तो और देखिए तीसरा क्या है, दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर, ये दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है। अब देखते हैं अपेक्षित घनत्व क्या होता है। ठीक है। कौन सा देख रहे हैं, अपेक्षित घनत्व। पहले देखिए घनत्व क्या होता है। ठीक है। तो घनत्व देखिए, एक सूत्र होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और बटे में क्या, आयतन। ठीक है। ध्यान से समझिए, कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो देखिए आयतन को अगर हम क्या मान लें, 1 यूनिट मान लें, तो यानी एकांक आयतन। तो यहाँ आइए, किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। कितना, 1 यूनिट मान लिया तो बचा क्या, केवल द्रव्यमान। तो यानी एकांक आयतन द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। ठीक है। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान m और आयतन v हो तो उसका घनत्व को लिखते हैं d बराबर m/v होगा। अब कोई पूछे इसका मात्रक बताइए, तो मात्रक देखिए कितना आसान है। बोलिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका क्या आता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा, किलोग्राम।
और बटे में आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक है। अब याद रखिए, घनत्व को आप व्यवहारिक भाषा में समझना चाहें तो वस्तु के एक आयतन में जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, यानी एक निश्चित आयतन में जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही उसका अधिक घनत्व होगा। जैसे देखिए, मान लिया हमने यहाँ आयतन लिया है 1 मीटर क्यूब और यहाँ भी आयतन कितना लिया है, 1 मीटर क्यूब। 1 मिनट इसको साफ कर लिया जाए, फिर हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, आपको घनत्व का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे 2 बर्तन लिए, इन दोनों का माप कितना है, 1 मीटर क्यूब। यहाँ भी उतनी माप ली, 1 मीटर क्यूब। अब देखिए, हमने आयतन दोनों का क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो अब देखिए, जब आयतन निश्चित हो तो जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसी का, जैसे यहाँ हमने मान लिए कितने, 10 अणु हैं और इसी तरह यहाँ पर हमने बना दिए 15 अणु हैं। तो देखिए, अगर जो आयतन है वो दोनों का बराबर है, तब जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। तो यानी क्या है, एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित रहेगा वही उसका घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व समझ गए, घनत्व मतलब क्या होता है, अणुओं की संख्या, जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसका घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक था, आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात होता है। यानी देखिए, अगर कोई पूछे आपसे आपेक्षिक घनत्व क्या होगा तो कह देंगे कोई बात नहीं, अभी बता रहे हैं आपेक्षिक घनत्व। देखिए क्या होगा, आप कहेंगे कि भैया जो पदार्थ का निकालना है तो उसका पदार्थ का घनत्व ले लो। ठीक है, क्या करो, पदार्थ का घनत्व ले लो और नीचे क्या कर दो, पानी के घनत्व से भाग कर दो। बस समझ लो क्या आ गया, उसका आपेक्षित घनत्व आ गया। तो यानी कोई पूछे क्या होता है, तो यहाँ देखिए, पानी के घनत्व, यहाँ से पढ़िए, पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपेक्षित घनत्व कहलाता है। ये उसका सूत्र रहा, आपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है भैया, ये भी घनत्व है और ये भी घनत्व, तो घनत्व से घनत्व कट गया तो क्या होगा, कोई भी इसका मात्रक नहीं होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो ये हमारा पार्ट 3 के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो आपने अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर कक्षा 9 की साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।